नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो कल भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो पाई थी, लेकिन आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे इनके क्या क्या आपस में संबंध होते हैं और कैसे ये कार्य करती हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं को यहाँ लिखा गया है। कल ही मैंने बताया था, एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या। आज फिर से बता देता हूँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य संख्या होने के लिए अधिकतम या न्यूनतम कहें, केवल और केवल कहें तो कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। एक तो स्वयं संख्या और एक ये खुद एक ही होना चाहिए। तो एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड देगा तो वो भी एक ही है, तो इसके दो भिन्न गुणनखंड होने चाहिए थे ना, एक स्वयं संख्या और एक होना चाहिए था। तो इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ रहा था, ना ही अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ रहा था। तो एक तो इस रेस मतलब इस दौड़ से ही बाहर था, भाज्य और अभाज्य से, तो इसीलिए इसको कहा गया था ना तो भाज्य है ये और ना अभाज्य है। ठीक दोस्तों, ये तो इस रेस में ही शामिल नहीं है एक तो एक की तो यहाँ कंडीशन बनती ही नहीं है। अब भाज्य संख्याएं कौन सी थी जो बताया था? जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हों। और अभाज्य संख्या क्या थी? जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हों, ना 2 से अधिक ना 2 से कम। और वो गुणनखंड कौन से थे? एक तो एक था और एक स्वयं वो संख्या होती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी संख्याएं ये रही अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या लिखी, इनकी संख्या 25 होती है। मैं गिन के बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस प्रकार दोस्तों 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों? 25 होती है। ये मैंने गिन के बता दी, यही होती हैं अभाज्य संख्याएं। इनमें कोई भी संख्या आप उठा के देख लीजिए, या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा। चाहे 89 देख लीजिए, इसमें 1 का भाग जाएगा या फिर 89 का ही जाएगा। 79 देख लीजिए, चाहे इसमें 1 का भाग जाएगा या 79 का। कोई भी संख्या, इनमें से कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, उसमें या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं उसी संख्या का। तो इसीलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, एक ऐसी गहरी बात छुपी हुई है जिसपे शायद ध्यान न जाए, मैं बता देता हूँ। ध्यान तो आप पढ़ रहे हैं तो जाएगा ही जरूर। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ये मैंने लिख के बता दी 25। तो 1 से 100 तक दोस्तों कुल संख्याएं होती हैं कितनी? 100। 1 से 100 तक कितनी होंगी? 100। 25 अभाज्य हो गई, तो भाज्य कितनी हुई दोस्तों? 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होंगी फिर? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य हो गई, और 1 से 100 तक संख्या कितनी होती है टोटल दोस्तों? 100। तो जब 25 अभाज्य हो गई तो तो भाज्य कितनी बची दोस्तों? 75 बचनी चाहिए, लेकिन नहीं, 25 में से ये 75 नहीं बचेंगी। क्यों नहीं बचेंगी? क्योंकि एक जो था वो तो रेस में ही शामिल नहीं है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो कुल संख्या कितनी होंगी दोस्तों? 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या कितनी होंगी? देखो 100 हो गई टोटल संख्याएं, उनमें से 25 ये घटा दी, 25 संख्या ये घटा दी तो कितनी बची? 75। और 75 में से एक जो है, एक भी तो एक घटाया जाएगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य था ना अभाज्य था। तो कितनी हो गई दोस्तों टोटल? 74 भाज्य संख्याएं। इस बात पे दोस्तों गौर करना, ये एक वो संख्या वाला एक घटाया जा रहा है, एक संख्या पहला वाला एक वो है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 25 माइनस 1। 25 ये वाली भाज्य घटा दी, ये वाली अभाज्य 25, और एक वो घटा दी जो ना भाज्य थी ना अभाज्य, तो उसको भी तो अभाज्य की श्रेणी में, भाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा ना, अलग ही रहेगा, उसकी कैटेगरी अलग है बिल्कुल, ना भाज्य ना अभाज्य। तो कितनी 100 में से कितनी कम हो गई दोस्तों? 26 कम हो जाएंगे। 25 तो ये कम हो गई, और एक जो शुरू में होना चाहिए था वो कम हो गया, तो टोटल 26 कम हो गई। तो कितनी बची 1 से 100 तक भाज्य संख्या? कितनी बची? 74।
तो इसको आगे मिटाते हैं और दो खास बातों को लिखे रहते हैं। ये बात, पहली बात ये और दूसरी बात ये, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती हैं दोस्तों? 74। तो 25 और 74 देख लीजिए आप, 74 और 25 जोड़ के कितना हो गया? 4 5 9 7 2 9, 99 संख्याएं हो गई। एक संख्या एक छूटी थी वो भी जोड़ लेंगे तो 100 हो गई टोटल। तो इससे यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 से 25 तक, 1 से 100 तक 25 तो अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों अभी तक पहले जब सरल पेपर बनते रहते थे तब तो केवल 1 से 100 तक की बात होती थी, ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता था। अब धीरे धीरे एग्जाम के लेवल टफ होते जा रहे हैं, जैसे जैसे संख्याओं में और विस्तार से अंदर घुस के चर्चा होती जा रही है और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो उस आधार पर मैं 1 से 100 तक को भी कुछ कैटेगरी में बीच बीच में बांटता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आजकल के एग्जाम में रेलवे वगैरह, एनटीपीसी और कई व्यापक एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब कैसे कैसे प्रश्न और बनने लगे हैं। अभी तक बनता था 1 से 100 तक की बात होती थी। अब मान लीजिए कहीं पूछ लिया गया, इस लिस्ट को आप ऊपर लिखा रहने दीजिए, अपन जो भी चर्चा करेंगे, जो भी लिखा पढ़ी करेंगे इसमें यहाँ नीचे करेंगे और मिटाते हुए जाएंगे, इनको लिखा रहने देंगे जिससे बार बार ना लिखना पड़े। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक दोस्तों तो गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 23 के बाद फिर तो डायरेक्ट 29 है। तो 1 से 25 तक की अगर बात की जाए दोस्तों तो कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी है? 9 होती है। ठीक, अब मान लीजिए 1 से 50 तक का बोल दिया जाए तो 1 से 50 तक गिन लेंगे हम। 9 तो ये हो गई, 10 11 12 13 14 15, यहाँ से फिर यहाँ से तो आगे 50 के बाद पकड़ गए, निकल गए, तो 47 तक ही हो रही है। तो कितनी हो रही है? 15 हो रही है। जब 1 से 50 तक की बात हो रही है तो कितनी हो रही है दोस्तों? 15 हो रही है। कहीं मान लीजिए पूछ लिया जाए 1 से 75 तक की, पूछ लिया जाए 1 से 75 तक कुल कितनी होती है? तो देखिए 15 यहाँ तक हो गई, 16 17 18 19 20 21, ये कितनी हो गई? यहाँ ये तो 75 से आगे निकल जाएगा, तो ये कितनी हो गई यहाँ तक? 21। तो 1 से अगर 75 तक की पूछा जाए तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 21। अब 1 से 100 तक की पूछा जाए तो अब 4 ही तो बची, 1 2 3 और 4, तो 1 से 100 तक की कुल कितनी होती हैं? ये 21 यहाँ तक हो गई, 4 और मिला दीजिए तो कितनी हो गई दोस्तों? 25 हो गई। इनको आपस में मत जोड़ देना कि 9 15, ये ऐसे नहीं, ये तो यहाँ 1 से ही चर्चा हो रही है। अगर 1 से 25 तक की पूछे तो 9 होती हैं, 1 से 50 तक की पूछे तो 15 होती हैं, 1 से 75 तक की पूछे तो 21 होती हैं, 1 से 100 तक की पूछे तो 25 होती हैं। अब इनमें भी कहीं पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में बन जाते हैं कई बार कि 50 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या योग क्या होगा। कहीं पूछ लिया कि 50 से 75 के बीच की संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 50 से 75 के बीच, 50 के बाद ये है, 50 से 75 के बीच की कौन सी है दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 संख्याओं को टोटल करके आप बता दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 50 से, कहीं पूछ ली जाए कि 60 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं को जोड़ बताइए, तो 60 से 70 के बीच की दोस्तों कौन सी हो जाएंगी? 59 ये है, 60 से 70 के बीच यहाँ से शुरू होगी 61 67, बस यही दो संख्याएं होंगी। 70 के बाद फिर तो 71 हो जाएगा, ये तो आगे निकल जाएगा। तो 60 से 70 के बीच की संख्याओं को जोड़ क्या हो जाएगा? 61 जुड़ जाएगा और 67 जुड़ जाएगा। ऐसे मान ली पूछ लिया जाए कहीं 90 से 100 के बीच की, कहीं क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, 90 से 100 के बीच की, ये क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, एक अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। और मान लीजिए ऑप्शन दे दीजिए, ए 105, बी दे दिए 97, सी दे दिए 191,
डी दे दिए 194। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसा एनटीपीसी में क्वेश्चन बन सकता है, बन जाते हैं क्वेश्चन, खूब पूछे जाते हैं। 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब हम ढूंढेंगे कि 90 से 100 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तुरंत लिस्ट में पहुंचेंगे। 90 से 100 के बीच में दोस्तों 89 यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद 90 शुरू होगा यहाँ से, और यहाँ 100 है, तो 100 के पहले केवल एक ही संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो 90 से 100 के बीच में दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, 90 से 100 के बीच में केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या आती है, वो है कितनी, 97, 97। तो इसमें किसी का जोड़ करना ही नहीं, एकमात्र संख्या है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 97। और अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये एकमात्र ऐसी संख्या है कि 10 के अंतराल पर एक ही संख्या है, बाकी सब संख्या कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 4 है। कैसे, तो देखते हैं इसको। देखो अंतराल दिखाता हूं मैं, ये आप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे दोस्तों, 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, और आगे लिख लेंगे 80 से 90 तक, और 90 से 100 तक। तो देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है टोटल। 10 से 20 तक कितनी है, 1 2 3 4, ये भी 4 संख्या है। 10 से 20 के बीच में 11 13 17 19। अब 20 से 30 के बीच में कितनी है, 20 से 30, 20 के बाद ये है 1 2, दो ही संख्याएं हैं, ठीक। अब 30 से 40 के बीच में दोस्तों कितनी है, तो 1 2, यही है 2 बस। 40 के बाद 41 हो गया ये, तो 2 है। तो 30 से 40 के बीच में कितनी हो गई, 2 हो गई। 40 से 50 के बीच में दोस्तों 1 2 और 3, 47 के बाद फिर 50 लग जाएगा आगे, तो 3 ही हुई, 41 43 47। तो 40 से 50 के बीच में कितनी हो गई, 3 संख्याएं। 50 से 60 के बीच में दोस्तों, ये तो 61 आगे निकल गया, तो 50 से 60 के बीच में 2 ही है, 53 और 59, तो 2। 60 से 70 के बीच में, तो 60 के बाद 61 ये, और 67 यहीं तक, ये 71, तो फिर 60 से ऊपर 70 से ऊपर निकल जाएगा, तो कितनी है, 60 से 70 के बीच में एक 61 है और एक 67 है, कितनी संख्या है टोटल, 2। 70 से 80 के बीच में दोस्तों कितनी है, 1 और 2, 71 और 73। 80 से और 90 के बीच में 70 से 80 के बीच में कितनी है, 1 2 और 3, 3 होंगी ना, ये भी है, वो 75 वाला निशान लगा हुआ था ये। 70 से 80 के बीच में कितनी है दोस्तों, 71 73 और 79, 3 है। कितनी है ये, 3 है ये। अब 80 से 90 के बीच में दोस्तों कितनी है, 1 और 2, 80 के बाद 83 ये और 89 ये, तो 80 से 90 के बीच में कितनी है, 2। 90 से 100 के बीच में दोस्तों एकमात्र संख्या, 10 का एक अंतराल जो दिया है हमने, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जैसे 10 के अंतराल में केवल एकमात्र ऐसी संख्या है 97, जो कि अकेली आई है 90 और 100 के अंतराल के बीच में। बाकी सभी संख्याएं 2 3 5 7 में ऐसे आई हैं। देखो अब इनको जोड़े, सभी कितनी हो जानी चाहिए, 25 हो जानी चाहिए। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 1 25। तो ये बात ध्यान देने योग्य है साथियों कि 90 से 100 के इस अंतराल में केवल एक ही संख्या अभाज्य संख्या है, वो कितनी है, 97 होती है। बाकी सब में, सभी अंतरालों में, यहाँ 4 है, 10 से 20 के बीच में 4 है, 20 से 30 के बीच में 2 है, 30 से 40 के बीच में 2 है, 40 से 50 के बीच में 3 है, ये ऐसे है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अभाज्य संख्याओं में हम आगे और चर्चा करते हैं। आज केवल अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं पर ही चर्चा होगी दोस्तों। आज विस्तार से, आज इस क्लास को भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में एक भी बात कोशिश करेंगे कि ना छूटे, सभी बातें हो जाए। लेकिन छूटने को तो फिर छूट ही जाता है, क्यों, किसी चीज को कहाँ तक पढ़ेंगे। मैं कोई विद्वान तो होने, कोई भी इतना विद्वान नहीं, जो भी सीखता है, सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ रह जाता है। 1% सीख पाते हैं हम कोई भी, और 99% रह जाता है। पर अपनी कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जो बातें पूछी जाती हैं वहां तक अपन कवर कर पाएं बेसिक चीजें। तब भी रह जाएंगे तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप भी बता सकते हैं हमको कमेंट में। अब देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक की चर्चा हो गई। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी दोस्तों, 25। अब 101 से
200 तक, अब 200 तक भी बात जाने लगी है धीरे धीरे। 101 से 200 तक टोटल दोस्तों संख्या होती है 21। तो अब 1 से लेकर अगर 200 तक की बात कही जाए, 1 से लेकर 200 तक की बात कही जाए तो कितनी हो जाएंगी टोटल संख्याएं? 1 से 100 तक हो गई 25 और 101 से 200 तक हो गई 21। तो टोटल कितनी हो गई? 5 और 1 6 और 4। तो 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं दोस्तों? 46 होती हैं। कितनी होती हैं? 46। अब 200 तक की बात हो गई। 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों 168। 1 से 1000 तक कुल कितनी होती? 168। अब जब अभाज्य संख्याओं की चर्चा हो गई तो 1 से 1000 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं। अब यहाँ दोस्तों वही बात फिर से आ जाएगी, अभी वो एक वाली जो अटक रही थी। तो 1000 में से कितना घटाएंगे? 168। तो ये घट जाएंगे, वो एक जो कि ना भाज्य है ना अभाज्य, उसको भी तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किसको गिनना है? हमें भाज्य संख्या गिनना है। 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्या, कौन सी संख्या देखना है? भाज्य संख्याएं। तो जो अभाज्य हैं उनको हटा दो, मतलब 168 ये हटा दी, और एक जो था शुरू करना भाज्य ना अभाज्य, उसे भी तो हटाना पड़ेगा, तो एक और हटा दो। तो ये 169 घटेगा, तो ये हो जाएगा 8 1 9, ये जुड़ जाएंगे। 10 में से 9 गई 1, 9 में से 6 गई 3 और 9 में से 1 गए 8, 831 हो जाएंगे दोस्तों। तो कहीं आ जाए क्वेश्चन, तो 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 168 और कुल भाज्य संख्या कितनी होती है? 831। ये होना तो चाहिए था 832 68 के हिसाब से, लेकिन जो एक है वो ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसको अभाज्य की श्रेणी से भी अलग किया जाएगा और भाज्य की श्रेणी से भी। तो टोटल जब भाज्य की गिनती करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 831। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये संख्याएं हो गई, सभी संख्या हमने लिख ली। 97, कोई मिट्टी तो नहीं, देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये सभी संख्याएं दोस्तों लिखी हुई हैं। अब इनमें आप एक बात गौर कीजिए, कल भी जो मैंने बताई थी कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, चाहे कहीं तक भी आप खोज करते चले जाएं, क्योंकि वो संख्या अगर सम होगी तो वो किसी न किसी संख्या 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो वो अगर कट गई तो उसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो वो अपने आप भाज्य की श्रेणी में आ जाएगी, अभाज्य बचेगी ही नहीं। इसलिए केवल और केवल सम संख्या जो कि अभाज्य है वो कितनी है? 2 है। ये इसके अलावा जितनी भी संख्याएं मिलेंगी अभाज्य संख्याएं, वो सभी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से 100 तक की अगर चर्चा की जाए, 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्या, एकदम हड़बड़ी में आगे कहीं ऑप्शन ये ना लगा देना कि अभाज्य संख्या में घुरे 1 से 100 तक तो 25 लगा दिया। नहीं नहीं, पहले गौर से पढ़ना है क्वेश्चन को। कहीं भी क्वेश्चन में आप कहीं एग्जाम में बैठे तो बिल्कुल सावधानी से पहले प्रश्न को पढ़ा जाए कि प्रश्न क्या कह रहा है या क्या हमसे पूछ रहा है, उसके अनुसार हमको, क्योंकि कई बार बहुत आसान प्रश्न आ जाता है ना, तो हम एकदम हड़बड़ी में ऐसे आ जाते हैं कि बिना पढ़े आधा अधूरा पढ़े ही ऑप्शन लगा देते हैं, वो फिर अक्सर हमारे गलत होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ा जाए। 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य बोल रहा है दोस्तों। अब हमें पता है कि सम अभाज्य तो केवल एक ही संख्या है, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 है। तो 1 से 100 तक टोटल संख्याएं होती हैं 25। अगर 25 है उसमें से सम वाली हमको पूछ ही नहीं रहा, सम विषम पूछ रहा है, कि सम को हटा दिया जाए तो ये कितनी बचेंगी दोस्तों? 24। तो 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 24। ठीक दोस्तों,
ये अपना सही हो गया। ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और छोटे क्वेश्चन में अक्सर गलती होती है हड़बड़ी में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो सबके लिए, लेकिन छोटा गलत नहीं होना चाहिए, या सिंपल क्वेश्चन गलत कभी नहीं होना चाहिए। बड़े जो और कठिन टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें तो सभी प्रयास करते हैं, अगर हम छोटे क्वेश्चन में भी गलती कर देंगे या सरल क्वेश्चन में भी गलती कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं एग्जाम में पीछे हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये तो सम हो गई, ये विषम है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, बाकी तो सब विषम है, इसके बाद तो जितनी भी आगे की हैं वे तो सभी विषम ही हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 3। ठीक, क्योंकि इसके बाद तो ये तो सब विषम ही हैं, और जब किससे ये बड़ी है तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 3। ठीक दोस्तों, ये बात भी हो गई। अब और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ें। आज संभावना जितनी मुझे उम्मीद आ रही उतना मैं इसमें क्वेश्चन निकाल निकाल के बना दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं भी बन सकते हैं। तो सबसे ये भी, इस पे भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक दोस्तों, अब मान लीजिए कहीं कह दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम, विषम क्यों कहेगा, वो तो विषम है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की, तो 2 अंकों की संख्या दोस्तों कहां तक चल रही है अभाज्य में, 97। 98 तो अभाज्य होती नहीं, 99 अभाज्य होती नहीं है, और 100 आ गया तो वो 3 अंक का आ गया, 101 आ गया वो भी 3 अंक का आ गया। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 97, क्योंकि इसके बाद जो संख्या होगी वो तो 98 तो भाज्य है, 99 भी भाज्य है, उसमें भाग चला जाएगा 3 का, 9 का, 11 का। ठीक है, तो अब अगली इससे बड़ी कोई संख्या प्राप्त होगी जो कि अभाज्य हो, 2 अंकों की हो, नहीं होगी, क्योंकि 2 अंकों की इसके बाद तो 2 ही संख्या बचती है ना, 98 और 99, वो दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 97, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पूछ ली जाए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 97 के बाद दोस्तों 98 और 99 ये तो दोनों भाज्य होती है, 100 भी भाज्य होती है, 101 होती है जो कि अभाज्य है, अभाज्य। अब 101 से छोटी कोई संख्या है 3 अंक की, 100 ही है, लेकिन वो तो भाज्य है, वो अभाज्य तो है नहीं, भाज्य की श्रेणी में है। तो 3 अंकों की संख्या जहां से अभाज्य शुरू होना होती है वो कौन सी है, 101 है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 101। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो बात हमने पढ़ ली, अब आगे पढ़ते हैं। ये जो संख्याएं हैं इनमें कहीं कहीं बीच में कुछ एक सिमिलरिटी सी दिख रही है। अभी अगर नहीं दिख रही तो अभी मैं बता रहा हूँ, सिमिलरिटी दिख रही है। उस सिमिलरिटी के आधार पर इनमें एक नाम दिया जाता है जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य या अभाज्य जोड़े या ट्विन प्राइम। और क्या नाम दे सकते हैं, जुड़वां अभाज्य हो गया, अभाज्य जोड़े हो गए, ट्विन प्राइम हो गया। ठीक, तो ये एक सिमिलरिटी, इसके बारे में डिटेल में तो कल पढ़ूंगा, कल पढ़ाएंगे, लेकिन आज यहाँ देख लेते हैं कि ऐसे अभाज्य जोड़े कौन से हैं जिनमें 2 का अंतर है। जुड़वां अभाज्य का मतलब है जिनमें 2 का अंतर हो। तो देखिए, आप गौर से देखिए पहले कौन से हैं। एक ये है 5 और 7, एक ये है 11 और 13, एक है 3 और 5, एक है 17 और 19, एक है 29 और 31, एक है 41 और 43,
एक है 59 और 61, एक है 71 और 73। अब है कहीं? अब कहीं नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे जुड़वां अभाज्य अभाज्य जोड़े केवल 1 से 100 के बीच की बात हो रही है दोस्तों। 1 से 100 तक अभाज्य जोड़े केवल 8 होते हैं। ऐसे अभाज्य जोड़े 8 ही हैं केवल, जिनके बीच में, जिन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है। तो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, तो एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ लिख लीजिए फिर से 3,5, एक जोड़ा ये है। दूसरा है 5,7, तीसरा है 11,13, चौथा है 17,19, पांचवा 29, 31, छठवां 41 और 43, ये 43 लिखा दो। सातवां 59 और 61, आठवां 71 और 73, 71 और 73। तो ये जोड़े दोस्तों अभाज्य जोड़े इन्हें कहा जाता है। ये 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में केवल और केवल कितने हैं? 8 ही जोड़े हैं। इसकी परिभाषा कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस बात को यहीं रखते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। ये लिखी थी संख्याएं गिनती, इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिया। अब दोस्तों भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने इतनी बात पढ़ ली, लेकिन किसी संख्या को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है? इसकी जांच करने का कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला है दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या, कुछ संख्याएं तो याद रखनी पड़ती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिनको देख के बता सकते हैं कि ये भाज्य होगी कि अभाज्य होगी, और कुछ को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा या कुछ को फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो 3 प्रकार से है। एक तो क्या है, कुछ को तो देख के बता सकते हैं कि ये है कि नहीं है। दूसरी बात, कुछ को याद करके रखना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तीसरी बात, एक फॉर्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं कि कोई संख्या, पर्टिकुलर संख्या दी जाएगी, उसको फॉर्मूले से जांच करेंगे कि ये है कि नहीं। तो पहली बात यहाँ करते हैं याद रखने वाली। याद रखने वाली तो 1 से 100 तक की तो हम याद रख सकते हैं, इतनी सारी हैं तो हमने कर ली। तो ये बात, पहली बात खत्म होगी। 1 से 100 तक की याद कर सकते हैं, बाकी आगे की और बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है, कहाँ तक, ऐसे कहाँ तक याद करेंगे, असंख्य संख्याएं होंगी ऐसी। दूसरी कंडीशन, देख के कैसे बता सकते हैं ये भाज्य हो सकती है कि अभाज्य हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 5, 6 और 8, इस 5 को बीच में मैंने इसलिए रख दिया कि 5 भी बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। एक वैसे सम संख्याओं की परिभाषा में हम क्या पढ़ते थे? 0, 2, 4, 6, 8। तो इसको या तो ऐसे ही रख लिया 0, 2, 4, 6, 8 तथा 5 का अंक हो तो वह संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होगी, अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य क्यों नहीं हो सकती दोस्तों? क्योंकि जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा, 2 से कट जाएगी। 2 से कट गई तो उसके फैक्टर 2 से ज्यादा निकल आएंगे, तो फिर वो अभाज्य संख्या नहीं बची, भाज्य संख्या हो जाएगी। और अगर 5 हुआ तो वो संख्या, तो जिसकी इकाई, जैसे 125 लिखा हुआ है, तो ये 5 अगर इस पे है इकाई के स्थान पर, तो ये तो 5 से कट ही जाती है, और 5 से कट गई मतलब तो ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड और अधिक हो जाएगा एक संख्या स्वयं से, और एक 5 से कट जाएगी, एक 125 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 125 लिखा है, कोई कह रहा है ये अभाज्य है कि नहीं, तो वैसे ही दिख रहा है, एक का भाग जा रहा है इसमें, और 125 का भाग जा रहा है, और 5 का भाग जा रहा है, तो 3 फैक्टर हो गए। जबकि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? केवल और केवल 2। तो ऐसी संख्या जिनकी इकाई के स्थान पर या तो 5 है या 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है 480 लिखा हुआ है, तो ये 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, कितने फैक्टर हैं? तो ये तो भाज्य वैसे ही होगी। ऐसे मान लिखा हुआ है 422 लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर कितना है? 2 है, तो पहली बात तो ये 2 से ही कट जाएगी।
और 422 से तो कट ही रही है, 1 से कट ही रही है, तो मतलब 2 से अधिक इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वे संख्याएं कभी भी, और 5 भी साथ में, वे संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, वो हमेशा भाज्य संख्याएं होंगी। तो ऐसी संख्याएं कहीं प्रश्न में दिया जाए, कहीं क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से, मिटा के लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से क्वेश्चन लिख लीजिए, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब ऑप्शन दे दिए दोस्तों, 141, बी ऑप्शन दे दिया 101, सी दे दिया 125 और डी दे दिया 93। अब देखिए दोस्तों, ये है, ये संख्याएं दी गई हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 उन्हें तो हटाई दो, उसे तो चेक ही नहीं करना। जैसे इसमें 8 है तो इसे तो चेक ही नहीं करना, ये तो अपने आप में भाज्य संख्या ही होगी। इनको 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 चेक करेंगे हम। चेक करने की विधि हमने तीन विधियां बताई थी ना, कि 3 प्रकार से होते हैं। एक तो याद रख के, एक दूसरी देख के, तो देखने वाली बता रहे हैं, और एक निकालने वाली, वो अभी तीसरी विधि हम समझेंगे। अब यहाँ पे ऐसे देखने से पता चल रहा है 31, 93, ये 93 तो भाज्य संख्या होती, तो ये भी नहीं होगी। 125 में भी भाग चला जाता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ 5 है, 5 है तो ये 5 से भाज्य हो ही रही है, और 1 से होगी, 125 से होगी, तो 25 से भी होगी, 25 पंच 125, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो केवल और केवल कौन सी बची संख्या, 101 ही बची, जो कि अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों दो चीजें हमने समझ ली, एक तो याद रख के, एक दूसरी देख कर। कैसे, जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 और 5 में से कोई भी अंक होता है, तो वो संख्या हमेशा भाज्य संख्या होती, अभाज्य संख्या नहीं होती। तो उसको तो हमें चेक ही नहीं करना है। जब भी कहीं ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले इकाई का स्थान देखें, कौन से इकाई के स्थान पर ऐसी इनमें से कोई संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, 5, तो उनको देखें, उनको तो चेक ही नहीं करना है, कैंसिल कर देना डायरेक्ट। फिर जो बचे उनको हम तीसरी विधि से चेक करते हैं। तो चेक करने की क्या विधि है दोस्तों, आ जाइए इसको आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अभाज्य संख्या देखने की हम तीसरी विधि पर आते हैं। वो कौन सी, फॉर्मूला विधि है, जिससे चेक करते हैं। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए दो संख्याएं यहाँ मैंने लिखी हैं कि चेक कीजिए कि 513 भाज्य है या अभाज्य, ऐसी 571 भाज्य है या अभाज्य। तो जब ये संख्या दी हुई होती, तो दोस्तों इससे आगे वाली कोई भी ऐसी संख्या देखिए जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब किसी संख्या का वर्ग हो। तो 513 के आसपास कितना होता है, 571 ये है और 513 ये है। अब 513 के आसपास एक ऐसी संख्या देखना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो कितनी है, 24 का 576 होता है ना, और 23 का 529, ये 529, 23 गुणा 23, 23 का 529 होता है ये डायरेक्ट। उसमें क्या है, पाँच सौ उनतीस किसका वर्ग है दोस्तों, 23 का। तो 23 जो संख्या है, 513 से आगे वाली संख्या लेंगे जो पूर्ण वर्ग हुई, तो कितनी है, 529। अब 529 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 23 का। तो इसका 529 का वर्गमूल ले लिया हमने, आ गया कितना, 23। अब 23 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं, वो यहाँ लिखेंगे हम। 23 से छोटी कौन सी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और 17 है, और 19 है। 23 से छोटी, इसके आसपास की जो संख्या है वो हमने पूर्ण वर्ग संख्या ले ली 529। 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23। तो 23 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या तो श्रेणी सीरीज याद रखनी है 100 तक तो कम से कम, तो ये 19। अब इनमें से एक एक संख्या जिसमें भाग दे के देखेंगे। देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर ये नहीं है। 3 का कैसे देखते हैं, 3 1 4 और 5 9, 5 1 6 और 3 9, इसमें तो 3 का भाग चला गया दोस्तों। तो 3 का ही भाग चला गया तो आगे चेक करना ही नहीं है, 3 का भाग जा रहा है ना। देखो 3 का भाग कैसे चेक कर लेते हैं, विभाज्यता का नियम में आगे पढ़ाऊंगा क्लास में, उसमें इन सभी अंकों को जोड़ के उस
जो जोड़ आता है उसमें 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 1 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। लेकिन अभी हमने वो विभाज्यता के नियम पढ़ाए नहीं, तो यहाँ ऐसे देखिए देख रहे हैं 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 1 उतारा 3 7 21, अंक उतारा 3 का, 3 एकम 3, पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब जब 3 से ही भाग चला गया तो इसका मतलब ये संख्या तो भाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कब होगी दोस्तों? जब इनमें से किसी भी संख्या से भाग ना जाए। लेकिन इससे ही चला गया तो इससे चला गया तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है, किसी एक ही संख्या से भाग चला गया तो वो भाज्य संख्या होगी। क्योंकि अब 571 इसको चेक करते हैं। 571 के आगे की संख्या दोस्तों जो पूर्ण वर्ग हो वो कौन सी है? 576 होती है। कितनी होती है? 576। और 576 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 24 होता है। 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। तो 24 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो लिख लेंगे हम। कितनी होती है? 2 है, एक तो 3 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। इतनी है, 2 3 5 7, यही इतनी है। ठीक, अब इन सभी संख्याओं जिसमें बारी बारी से भाग दे के देखेंगे दोस्तों। इतना समय नहीं लगता, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। जब आप सीख जाएंगे तो तुरंत देख लिया करें। देखो 2 का तो भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है। 3 का इसमें 7 1 8 5 13, तो 3 का भी नहीं जा रहा क्योंकि इनका टोटल 13 हो रहा है। 3 के पढ़े वाले कोई संख्या आदि तो जाता। 5 का इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 5 है नहीं, इकाई के स्थान में 5 का भाग तभी जाता जब यहाँ 0 या 5 हो। 7 का देख लेते हैं, 7 8 56, 1 तो 11 बचेगा, 7 में 11 का नहीं जाएगा। अब 11 का देख लेते हैं, 11 5 55, 2 बचा तो 21, तो 11 का भी नहीं जा रहा। 13 का देख लेते हैं, 13 चौक 52 और 5 बचा तो 51, तो 51 में 13 का पूरा पूरा नहीं जाता। 17 का देख लेते हैं, 17 3 51 और ये 6 बचा तो 61 हो गया, तो 61 में भी 17 का पूरा पूरा नहीं जा रहा। 19 3 57, 1 बचा तो भी नहीं पूरा जा रहा। 23 दूनी 46 और 10 56 1 57, 11 बचा तो 111 में 23 का नहीं जाता। तो इसका मतलब इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके पास की जो पूर्ण वर्ग संख्या थी उसका वर्गमूल निकाला हमने 24। तो 24 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सबको लिख लिया, और उनको लिखने के बाद बारी बारी से इनसे इसमें भाग दिया, और भाग दे के देखा अगर किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। और इनमें से किसी भी एक भी संख्या, किसी एक सिंगल संख्या से भी भाग चला जाता तो ये भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाती। तो ये कौन सी संख्या हो जाती? भाज्य संख्या हो जाती। अब दोस्तों लास्ट और अंतिम बात और भाज्य संख्याओं के लिए कि चेक करने के लिए थोड़ा देख सकते हैं, ये एक कंडीशन ऐसी बनती है इसकी, उसको देख लेते हैं, फिर आज क्लास को यहाँ खत्म करेंगे आगे। अब देखिए दोस्तों, ये कुछ अभाज्य संख्या मैंने फिर से लिख दी है। अभाज्य संख्याओं की एक कंडीशन होती है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो वह 6 के प्लस 1 या 6 के माइनस 1 के रूप की होगी। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है दोस्तों। कैसे? कोई संख्या अगर अभाज्य संख्या हमें पता है तो वो इस फॉर्मेट की होगी, 6 का गुणा और उसमें 1 जुड़ेगा या 1 घटेगा। 6 में किसी संख्या का गुणा हो रहा होगा, 6 गुना होगी किसी का, 1 कम या 1 ज्यादा होगी, या ये से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो संख्या 6 का गुणा हो और उसमें 1 कम 1 ज्यादा जुड़े तो वो अभाज्य संख्या हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं। ये एक ही तरफ से सत्य, मतलब अगर कोई अभाज्य संख्या है तो इस रूप की होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कोई इस रूप की संख्या है तो वो अभाज्य संख्या भी हो, नहीं। चेक करें कैसे। लेकिन और ये बात भी 2 और 3 पर लागू नहीं होती है। संख्या 2 और 3 पर लागू नहीं होती, 2 3 से आगे की जितनी भी संख्या है 5 7 सब पे लागू होती है। देखो 5 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 1 माइनस 1, के की जगह 1 रख लिया यहाँ, तो कितना आया? 6 कम 6 में से गया 5। 7 के लिए चेक करें तो 7 गुणा 1 प्लस 1, ये प्लस वाली कंडीशन में 7 एकम 7 हो 1, नहीं 7 के लिए माइनस वाली कंडीशन में नहीं है। 7 एकम 7 में से गया 6, कितना था? 7 को चेक करना है ना, तो 7 कैसे बनेगा? 6 गुणा 1 प्लस 1, 6 एकम 6 और 1 7, यहाँ के की जगह 1 आ गया। अब चेक करें कितनी? 17 के लिए कर लीजिए। 17 के लिए कैसे करेंगे? 6 गुणा 3 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 1, तो ये 17 बचा। अब 23 के लिए कर लीजिए। 23 को कैसे करेंगे? 6 गुणा 4 6 चौक 24 माइनस 1, ये भी 23 हो रहा है। अब कर लीजिए 31 के लिए कर लीजिए। 6 गुणा 5
प्लस 1, 6 पंचे 30 और 1 एका 30, यहाँ प्लस वाली 6 के प्लस 1 वाली कंडीशन बन गई। तो कोई भी अभाज्य संख्या 73 ले लीजिए। 73 को कैसे करेंगे, 12 छंगे 72, मतलब 6 गुणा 12 प्लस 1, यहाँ की जगह 12 आ गया तो 12 छंगे 72 प्लस 1, तो ये 73 हो गया। ठीक, कोई भी संख्या 97 ले लीजिए। 97 को कैसे, 16 छक्के 96, 6 गुणा 16 प्लस में 1, 16 छक्के 96 और 1 97। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक तरफ से तो ये बात सत्य है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इस प्रकार की 6 के प्लस 1 वाली कोई भी संख्या होगी तो अभाज्य संख्या होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए 6 गुणा 4 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 6 चौक 24 और 1 25। तो 25 अभाज्य संख्या थोड़ी होती है, 25 तो भाज्य संख्या होती है। तो ये मैंने प्रूव करके बता दिए कि अगर संख्या कोई अभाज्य संख्या है तो वो इस फॉर्मेट की होगी, 6 के प्लस 1 या 6 के माइनस 1, मतलब वो 6 के किसी गुणनफल होगी और प्लस 1 हो रहा होगा या माइनस 1 हो रहा होगा। 6 का उसमें गुणा हो रहा होगा, कोई 6 के गुणनफल की होगी और 1 जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा, 1 ज़्यादा होगी या कम होगी। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है कि अगर संख्या ऐसी हमने कोई बना ली कि उसमें 6 का गुणा कर दिया जाए, 1 जोड़ दें 1 घटा दें तो अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, नहीं, ऐसा ये इस तरफ दोनों तरफ से सत्य नहीं है, एक ही तरफ से सत्य है। तो आज क्लास को दोस्तों अपन यहीं विराम देते हैं और कल की क्लास में हम इसके आगे की कुछ संख्याएं जैसे सह अभाज्य संख्याएं और जुड़वा अभाज्य संख्याएं, रामानुजन संख्याएं आदि पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अब मुझे आपके सुझाव देख के आप सुझाव देंगे, उस हिसाब से मुझे और सुधार करने का मौका मिलेगा। अगर आपको चैनल पर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सीख रहे हैं आप कुछ, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर। जुड़ने के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली क्लास में।